करना ना भूले। गर्मी में एसी के लिए चोरी से पड़ोसी के घर सोने वाला ससुराल। रात के 11 बज रहे थे। रघुनंदन और कामिनी जी के घर में काफी हलचल मच रही थी। अरे तुम लोग इतनी देर से क्या कर रही हो? हमें कल सुबह जल्दी उठकर वापस भी तो आना है। तुम लोग जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लो और चलो। रात के सन्नाटे में रघुनंदन दबे पांव अपने कमरे से बाहर आता है। पीछे मुड़कर वह अपने परिवार को देखते हुए बोलता है। वो कामिनी और आकाश को इशारा करके बुलाता है। अरे आ रहे हैं जी, ये बिस्तर ले ले, कहीं कोई आहट ना हो जाए वरना बहू जाग जाएगी। अरे पापा जल्दी करिए ना, यहाँ तो मेरा पसीने से बुरा हाल हो रखा है। मुझे तो लगता है आज हम गर्मी में यही पिघल जाएंगे। कामिनी, रघुनंदन, आकाश और अंजलि जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर लेते हैं और चुपके चुपके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। रघुनंदन को लग रहा था कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन उनकी बहू वानी उन्हें अपनी रूम की खिड़की से देख रही थी। अपने ससुराल वालों की यह हरकत वानी को बहुत ही अजीब लगती है। अरे ये क्या, इतनी रात को ये लोग अपना बिस्तर लेकर पड़ोसी के घर में क्यों जा रहे हैं? आखिर रघुनंदन का पूरा परिवार सोने के लिए चुपके से पड़ोसी के घर में क्यों जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आइए जानने के लिए थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं। अरे माँ, ये एसी क्यों नहीं चल रहा है? और चलाओ पूरे दिन एसी। मैंने कहा था ना कि पूरे पूरे दिन एसी मत चलाया करो। हो गया ना एसी खराब। अब कल मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा जो ये एसी ठीक करके जाए। रघुनंदन, कामिनी, आकाश, अंजलि सभी एक साथ बड़े कमरे में सो रहे थे जहाँ एसी लगा हुआ था, लेकिन अचानक से एसी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सभी को गर्मी में ही रात बितानी पड़ती है। जैसे तैसे वह रात बीत जाती है। अगली सुबह अगले दिन एक इलेक्ट्रिशियन आकर एसी को चेक करता है। अरे भाई साहब, आपके एसी की है ना मोटर खराब हो गई है। इसे ठीक करने के लिए कम से कम भी 10 से 15,000 रुपए का खर्चा आएगा। हे भगवान, इस एसी को भी अभी खराब होना था। अभी इस हफ्ते तो बहुत खर्चा है। आकाश की शादी भी तो है। अब हम लोग ये एसी अभी ठीक नहीं करवा सकते जी। आकाश की शादी के कारण कामिनी अभी एसी को ठीक नहीं करवाती, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को बिना एसी के ही रहना पड़ता है। 3 दिन बाद आकाश की शादी वानी से हो जाती है और वह वानी को अपने घर लेकर आता है। अरे वानी बहू, तू कलश गिराकर घर में प्रवेश कर। वानी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। पूरी रस्में खत्म होते होते शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। तभी कामिनी कहती है, अरे वानी बहू, तू थक गई होगी, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। आकाश, जा वानी बहू को अपने कमरे में ले जा। आकाश वानी को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी थी। उनके कमरे में सिर्फ एक पंखा था जो भी खटर खटर करके धीरे धीरे चल रहा था। क्या बात है? अरे ये क्या आकाश, हमारे घर में कोई कूलर नहीं है क्या? इस कमरे में तो बहुत गर्मी लग रही है। अरे नहीं वानी, हमारे घर में बस ये एक ही एसी था और वो भी थोड़े दिन पहले खराब हो गया। अब हमारी शादी थी ना, इतना सारा खर्चा हो गया है, इसलिए हमने ये एसी अभी ठीक नहीं करवाया, क्योंकि इसमें भी खर्चा बहुत ज्यादा बता रहा था वो इलेक्ट्रिशियन। पर आकाश, इतनी गर्मी में हम कैसे सो पाएंगे? मेरा तो दम घुटने लग गया है। अरे वानी, थोड़े दिनों के लिए एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे तुम्हें आदत भी हो जाएगी। और जैसे ही मेरा थोड़ा सा बंदोबस्त होगा ना पैसों का, मैं इस एसी को ठीक करवा लूंगा। वानी जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। वो बार बार करवटें बदलती है, लेकिन गर्मी और पसीने की वजह से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। काफी कोशिश करने के बाद वानी सो जाती है। सुबह 5:30 बजे उसकी नींद खुलती है। अरे लगता है मैं लेट हो गई हूँ। 5:30 बज गए हैं और आज तो मेरी पहली रसोई है। जाकर माँ जी से पूछ लेती हूँ उन सबको खाने में क्या पसंद है, ताकि मैं अपनी पहली रसोई में सबके पसंद के अकॉर्डिंग खाना बना सकूँ। इतना कहकर वानी कामिनी के कमरे की तरफ जाती है। वो धीरे से दरवाजा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। जिसके बाद वह थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकती है तो हैरान रह जाती है। कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में ना तो रघुनंदन था, ना ही कामिनी। अरे यह लोग इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद माँ जी और बाबूजी मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे। इतना सोचकर वानी अपने कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वह नहाकर कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले तकिए और बिस्तर लेकर घर में घुस रहे थे। माँ जी, बाबूजी, आप ये बिस्तर लेकर कहाँ गए थे?
मुझे तो लगा आप मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे। वो क्या है ना भाभी, हम मॉर्निंग वॉक के लिए ही गए थे, लेकिन हमारी थोड़ी सी है ना आदत अजीब सी है। हम लोगों को है ना मॉर्निंग वॉक करते करते भी ना कभी कभी नींद आ जाती है, इसलिए हम अपना बोरिया बिस्तर साथ ही लेकर घूमते हैं। जब भी थोड़ी दौड़ते दौड़ते नींद आती है तो हम पार्क के बेंच पर ही सो जाते हैं। और आपको पता है भाभी, वहाँ ताज़ा हवा में नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्या अंजलि, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला जॉगिंग करते पार्क में बेंच पर कौन सोता है? अरे भाभी, हमारी पुरानी आदत है, मैंने अभी बोला तो आपको, आप इतना माइंड मत कीजिए। और सुनिए, मुझे कॉलेज में जाने के लिए देर हो रही है, तो मेरा ब्रेकफास्ट आप जल्दी से बना दीजिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ रेडी होने के लिए। हाँ हाँ माँ जी, मैं आपसे यही पूछने आई थी। आप बता दीजिए मुझे अभी खाने में क्या बनाना है। आज मेरी पहली रसोई जो है। अरे बहू, तुझे जो अच्छा लगता है ना तो वही बना दे बस। और हाँ, मीठे में है ना हलवा जरूर बना लेना, आकाश को हलवा बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर वानी रसोई की तरफ चली जाती है। वानी पूरी लगन से हलवा पूरी आलू की सब्जी बनाती है। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। थोड़ी ही देर में वानी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। हलवा देखकर तो आकाश काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, हलवा तो बहुत टेस्टी बना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। अरे वानी, तुमने तो बिल्कुल मेरा आज दिल ही जीत लिया। हाँ बहू, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। काफी समय के बाद इतना अच्छा नाश्ता किया है हम सब ने। हाँ हाँ भाई, मेरे बहू के हाथों में तो सच में जादू ही है। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वानी पूरे दिन घर के काम में ही लगी रहती है। वह सफाई करती है, कपड़े धोती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह रात के खाने की तैयारी करती है। रात के खाने में वह सबके लिए बिरयानी बनाने के लिए सोचती है। थोड़ी देर के बाद वह रसोई में जाकर बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करती है, लेकिन बिरयानी बनने में काफी वक्त लग जाता है। रात के 11:30 बज चुके थे। सभी लोग अभी तक खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिरयानी अभी तक बनी नहीं थी। रघुनंदन बार बार हॉल में चक्कर लगा रहा था। अरे बहू, बना नहीं क्या अभी तक खाना? कितना टाइम लगेगा? ऐसा क्या 56 भोग बना रही है तू आज? अरे पापा जी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। आज मुझे लगा कि मैं सबके लिए बिरयानी बना लूं। मुझे बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है, बस उसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है। अरे क्या जरूरत थी बहू तुझे ये सब तामझाम करने की? कल सुबह बना लेती बिरयानी अगर तुझे बनानी थी तो। अब तू पता नहीं कब बिरयानी बनाएगी, कब परोसेगी, कब हम लोग सोने के लिए जाएंगे। रघुनंदन सोने की हड़बड़ी में काफी गुस्सा करने लगता है। तभी आकाश आता है और अपने पिता को समझाने लगता है। कोई बात नहीं पापा जी, बिरयानी बन रही है ना तो सब खा ही लेंगे। आप थोड़ी देर और रुक जाइए, शांत हो जाइए। अपने ससुर को सोने के लिए इतना परेशान देखकर वानी को बड़ा अजीब लगता है। अरे पिताजी को सोने की इतनी जल्दी क्यों है? इन्हें कहीं बाहर थोड़ी ना जाना है। खाना खाने के बाद तो सब अपने कमरे में ही जाएंगे ना सीधा सोने के लिए। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा जी? अरे बहू, तू जल्दी खाना बनाकर ले आना। इतनी देर होगी तुझे जुबान चलाते हुए। जाकर फटाफट खाना लेकर आ, हम सबको बहुत नींद आ रही है। इस वक्त तक तो हम सब सो जाते हैं। वानी चुपचाप रसोई में जाती है और खाना लगा देती है। सब लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद आकाश और वानी तुरंत अपने कमरे में चले जाते हैं। पूरे दिन घर का काम करते करते वानी काफी थक चुकी थी, तो उसे तो कमरे में जाते ही नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रघुनंदन, कामनी और अंजलि अपने घर से निकलकर गली में आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अजी, आज किसके घर चले सोने के लिए? हमें कोई खुला दरवाजा ढूंढना होगा। हम ऐसे घर में नहीं जा सकते जिसका दरवाजा अंदर से बंद हो। अरे मम्मी, चलो कामिनी आंटी के घर चलते हैं। उन्हें तो भूलने की बीमारी भी है। पक्का आज भी वो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर ही सो गई होंगी। और उनके हॉल में भी एसी काफी अच्छा ही चलता है। अरे हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। चलो सभी वहीं जाकर सो जाते हैं। जिसके बाद तीनों कामिनी के घर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अंजलि दरवाजा खोलती है और देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि दरवाजा खुल चुका था। देखा, मैंने कहा था ना कि कामिनी आंटी दरवाजा खोलकर सो रही होंगी। इन्हें भूलने की आदत जो है। जिसके बाद तीनों कामिनी के घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। वह हॉल में ही जहाँ ठंडी ठंडी एसी की हवा चल रही थी, वहीं पर अपना बिस्तर बिछा लेते हैं और सुकून से लेट जाते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी नींद आती है ना इस एसी की हवा में तो। रात के करीब 1 बज जाते हैं कि तभी कामिनी की आंख खुल जाती है और उसे प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है।
अंधेरे में उसे फर्श पर सोए लोग दिखाई नहीं देते। वो गलती से रघुनंदन के हाथ पर पैर रख देती है। रघुनंदन के मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी कि तभी अंजलि फुर्ती से अपना हाथ अपने पापा के मुंह पर रख देती है। पापा चुप रहिए वरना हम सब पकड़े जाएंगे। जिसके बाद कामिनी नींद में बड़बड़ाते हुए अपने किचन से पानी पीकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही रघुनंदन कहने लगता है, अरे अरे बहुत जोर से लगी है। अरे हड्डी ना टूट गई हो मेरे हाथ की। इस औरत को भी अभी प्यास लगनी बाकी थी क्या? बहुत जोर से दर्द हो रहा है यार। अरे पापा आप एक काम करो, बीच में सो जाओ, मैं साइड में सो जाती हूँ ताकि दोबारा आंटी आपके ऊपर न चढ़ जाए। जिसके बाद दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। सुबह के करीबन 4 बज रहे थे, तभी कामिनी की आंख खुल जाती है। एसी में सोने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। एक तरफ जहाँ रघुनाथ, कामिनी और अंजलि आराम से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घर में आकाश की आंख खुल जाती है। उससे भयंकर गर्मी लग रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। वो बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और खुद हवा करने लग जाता है। अरे यार, माँ, पिताजी और अंजलि के तो आराम है, वहाँ एसी में सो रहे होंगे और मुझे यहाँ भट्टी जैसे कमरे में सोना पड़ रहा है। काश मैं भी उन सबके पास जा पाता। और मैं ये सब वानी को भी तो नहीं बता सकता ना। उसकी नजरें में हमारे परिवार की फिर क्या ही इज्जत रहेगी। गर्मी में परेशान होकर आकाश अपने कमरे में ही पंखे से हवा करने लगता है। थोड़ी ही देर में वानी की भी आंखें खुल जाती हैं। अरे क्या हुआ जी आपको? इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? तबीयत ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है, बस वो नींद नहीं आ रही थी। काफी गर्मी है ना, इसी वजह से उमस हो रखी है बहुत ज्यादा आज। हाँ जी, वाकई गर्मी तो बहुत ज्यादा है, पर आप सो जाइए, अभी सुबह काम पर भी तो जाना है ना आपको। अरे वानी तुम सो जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर नींद नहीं आएगी। ऐसे ही सुबह के 5 बज चुके थे। जिसके बाद रघुनंदन, कामिनी और अंजलि सभी चुपके चुपके से कांता के घर से बाहर निकलते हैं। वह अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। रघुनंदन जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ रखता है, लेकिन हड़बड़ाहट में कुंडी जोर से टकरा जाती है और कड़ की आवाज हो जाती है। कुंडी की आवाज सुनकर तो कांता के पसीने छूट जाते हैं। वह अपने कमरे से बाहर आने लगती है। तभी अचानक अंजलि को एक आइडिया आता है। वह पीछे मुड़ती है और कुत्ते की आवाज में जोर जोर से वहां भौंकने लगती है। कुत्ते की आवाज सुनकर कांता वहीं रुक जाती है। अरे ये कुत्ते भी ना रात भर उधम मचाते रहते हैं। मौका मिलते ही तीनों घर के बाहर भाग जाते हैं और अपने घर के पास पहुंचकर चैन की सांस लेते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी जंग जीत ली हो आज उन सब ने। घर के अंदर घुसते ही वह सीधे अपने कमरे में जाते हैं। अरे आज तो बाल बाल बचे हैं जी। उस कांता की आंख तो बार बार खुल जाती है। हमें थोड़ा और सावधान रहना होगा। चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, अभी तो 6 नहीं बजे हैं सुबह के। कामने की बात सुनकर दोनों फिर से सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। रघुनंदन, कामिनी और अंजलि कभी एक पड़ोसी के घर तो कभी दूसरे पड़ोसी के घर ऐसे ही चुपचाप घर में घुस जाते थे सोने के लिए। ऐसे ही एक रात। अरे भाग्यवान, आज हम अनुज के घर सोने के लिए जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ पे 2.5 टन का एक नया एसी लगा है और हवा तो इतनी अच्छी देता है ना, मस्त बिल्कुल, कि कंबल ओढ़ कर ही सोना पड़ेगा। पर जी मनोज का घर तो नया बना है ना, और उसकी बालकनी में तो लोहे वाली जाली लगवा रखी है उसने। तो क्या हुआ भाग्यवान, उन बालकनी वाली जाली की ऊंचाई थोड़ी कम है, हम पीछे की तरफ से कूद कर जा सकते हैं। और मैंने पता किया है, उसकी बालकनी की कांच वाले दरवाजे की कुंडी खराब है, जो थोड़ा सा जोर लगाने पर वो खुल जाती है। अरे वाह पापा, आप तो धीरे धीरे जासूस बनते जा रहे हो। चलो फिर देर किस बात की, आज अनुज भैया के घर जाकर एसी के मजे लेंगे। रघुनंदन पहले बालकनी पर चढ़ता है। जिसके बाद कामिनी और अंजलि भी कोशिश करती हैं, लेकिन कामिनी का पैर फिसल जाता है। वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। हे राम, हाय मर गई मैं तो, हो कमर ही टूट गई मेरी तो। हो। अरे माँ चुप हो जाओ, कोई जाग जाएगा ना तो हमारा बैंड ही बचा देगा। जल्दी करो, उठो और ऊपर आ जाओ चुपचाप। अरे बेटा बहुत जोर की लगी है, उठा ही नहीं जा रहा। अरे कामनी, थोड़ी सी हिम्मत करो, देखो वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद तीनों अनुज के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ एसी बहुत अच्छी ठंडी हवा दे रहा था। जिसके बाद वह वहीं अनुज के बेड के पास वहीं खाली जगह में अपने गद्दे लगाते हैं और वहीं सो जाते हैं। रात भर वह मजे से सोते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे जब वह दबे पाँव निकल रहे थे तो जल्दबाजी में बालकनी के कांच वाला दरवाजा लगाना भूल जाते हैं। सुबह 6 बजे जब अनुज की आंख खुलती है तो वो दरवाजा खुला देखकर बोलता है, अरे ये दरवाजा खुला कैसे रह गया? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने दरवाजा बंद किया था, कहीं चोर तो नहीं आया?
जिसके बाद अनुज अपना पूरा सामान चेक करता है। वह कमरे का कोना कोना चेक करता है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही सलामत मिलता है। वो उलझन में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रघुनंदन और उसके घर वाले जब घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें दूसरा पड़ोसी देख लेता है, जो दूध लेने के लिए निकला हुआ था। अरे रघुनंदन भाई साहब, आप इस वक्त और ये बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ घूम रहे हैं आप इतनी सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं रमेश भाई, हम लोग यहाँ सुबह सैर के लिए निकले थे। सैर के लिए? पर ये बोरिया बिस्तर लेकर कैसे निकले हो भाई तुम सैर के लिए? अरे अंकल, हमारी है ना थोड़ी सी आदत खराब है। हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन हमें क्या है ना, बाहर खुली हवा में सोना भी बहुत पसंद है। इसलिए हम जब भी हम मॉर्निंग वॉक करके थक जाते हैं तो वहीं पार्क में बेंच पे सो जाते हैं अपने बिस्तर लगाकर। रमेश को यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद तीनों अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है। तीनों कभी किसी पड़ोसी के घर तो कभी किसी पड़ोसी के घर अपनी रात गुजारते हैं। एक रात बहुत ज्यादा गर्मी थी। अरे सुनो, आज हम बिमला के घर जाकर सोएंगे। उसका पति यहाँ पर है नहीं, वो किसी काम से शहर गया हुआ है। आज रात को वो अकेली है, वो अपने बेडरूम में सोती है। और तुम्हें तो पता ही है ना उसकी नींद कितनी पक्की है। अगर उसके कान के पास बम भी फूट जाए ना तो वो तब भी नहीं उठती। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है जी। और मैंने तो सुना है उसने इन्वर्टर वाला एसी लगवाया है, जो बिजली कटने पर भी चलता है। बिजली कट जाएगी तो भी हमें ठंडी हवा मिलेगी। रात के करीबन 1 बज चुका था। तीनों अपना तामझाम लेकर बिमला के घर चले जाते हैं। बिमला का घर गलियारे में था। रघुनंदन जैसे तैसे कर खिड़की खोल देता है, जिसके बाद तीनों अंदर आ जाते हैं। अरे वाह पापा, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर बस जाऊं। माँ, जल्दी से बिस्तर लगाओ, सुबह जल्दी उठकर वापस घर भी तो जाना है ना। जिसके बाद तीनों मिलकर बिस्तर लगाते हैं और तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर हल्का हल्का उजाला भी हो चुका था। अचानक से बिमला की नींद खुल जाती है। अरे आज इतनी जल्दी नींद क्यों खुल गई यार? और ये रसोई में खटपट क्यों हो रही है? शायद कोई चूहा आया होगा। पर छोड़ो, आज जल्दी उठ ही गई हूँ तो थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। बिमला बाहर बालकनी में जाने के लिए निकल जाती है। बिमला के कदमों की आवाज सुनकर कामनी और अंजलि की नींद खुल जाती है और उनके कान खड़े हो गए। रघुनंदन जी, उठिए, लगता है बिमला उठ गई है। अरे सोने दो कामनी, अभी तो बहुत अंधेरा है बाहर। अरे पापा जल्दी उठ जाओ, बिमला आंटी शायद रसोई में गई है, अभी वो बर्तन धो रही हैं। अंजलि की बात सुनकर रघुनंदन की नींद तो जैसे गायब ही हो गई हो। उसके हाथ पैर फूल गए थे। जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तीनों अंधेरे में ही अपना बिस्तर समेट रहे थे। जल्दी करो बेटा, अगर किसी ने देख लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। घबराहट में तीनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। घर में थोड़ी सी हड़बड़ाहट की आवाज सुनकर बिमला घबरा जाती है। अरे कौन है मेरे घर में? सब शांत हो जाते हैं और धीरे से अपना बिस्तर उठाकर फूंक फूंक कर वहां से चले जाते हैं। वो तीनों दबे पैर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद बिमला जैसे ही हॉल की लाइट ऑन करती है तो वहां उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि तीनों अपने घर से बाहर निकल चुके थे। लेकिन जल्दबाजी में अंजलि अपनी एक चप्पल वहीं छोड़ आती है, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं चला था। बिमला ने जैसे ही लाइट ऑन करी थी तो उसे वहां कुछ और नहीं लेकिन एक चप्पल जरूर मिली थी। जिसके बाद बिमला काफी घबरा जाती है और वो पूरे घर की जांच करती है, कहीं उसके घर में कोई चोरी तो नहीं हुई। लेकिन पूरे घर का सामान जो का तो था, कहीं कोई चोरी नहीं हुई थी। लेकिन बिमला इस इंसिडेंट के बाद काफी घबरा जाती है। माँ, मुझे लगता है गलती से मेरी एक चप्पल शायद बिमला खाकी के घर ही रह गई है। पता कर लिया तो कि वो चप्पल मेरी है तो क्या हो जाएगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा माँ, अब हम क्या करेंगे? अरे बेटी, तूने ढंग से काम क्यों नहीं किया? अपनी चप्पल तो दोनों लेकर आनी चाहिए थी ना। अगर बिमला को पता चल गया कि ये चप्पल तुम्हारी है तो हमें तो कच्चा ही चबा जाएगी। अरे अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ दिन शांत बैठो। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन शाम को मोहल्ले के चौराहे पर सभी लोग जमा थे। अनुज, रमेश और बिमला सभी आपस में बातें कर रहे थे। सभी को शक था कि रोज रात को उनके घर में कोई घुसता है। अरे भाइयों, मुझे लगता है कि कल मेरे घर में कोई रात को घुसा था। सुबह दरवाजा खुला मिलता है और सोफे का कुशन हटी हुई थी। हाँ अनुज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल मुझे भी लगा था कि परसों मेरे घर में कोई आया था। मुझे तो एक चप्पल भी मिली है मेरे हॉल में से। पूछताछ करने पर मुझे पता चला है कि सेम वैसी ही चप्पल हमारी कामिनी की बेटी अंजलि पहनती है। अरे भाई सही कहूँ ना तो मुझे रघुनंदन और उसके परिवार पर पूरा शक है। मैंने कई बार उनको आधी रात को बोरिया बिस्तर लेकर गलियों में घूमते हुए देखा है। क्या बोरिया बिस्तर लेकर?
सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी वहां से गुजरते हुए कावेरी ने उनकी बातें सुन ली थी। अच्छा, अब मैं समझी कि पूरा माजरा क्या है। पता है आप सबको, परसों हम दोनों रात को ऑफिस से आते आते लेट हो गए थे, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था रघुनंदन अंकल और कामिनी आंटी अपनी बेटी के साथ पड़ोसी की घर की खिड़की से कूद रहे थे। मुझे लगता है कि वो सभी है ना एसी में सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि किसी के घर में कोई चोरी तो नहीं हुई अभी तक। हे भगवान, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? भला एसी की हवा खाने के लिए आधी रात को किसी और के घर घुस जाएंगे ये लोग। मुझे लगता है हमें पुलिस में शिकायत करनी होगी। अरे नहीं आंटी जी, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, हम कल से एक काम कर सकते हैं, हम सब अपने दरवाजे खिड़कियां सब अच्छे से डबल लॉक करके सोएंगे, फिर देखते हैं ये लोग कहाँ से आते हैं। उस रात जब रघुनंदन और उसका परिवार बाहर निकला तो वह देखता है कि सभी घर के दरवाजे मजबूती से बंद थे। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अजी ये क्या, लगता है सभी का दरवाजा बंद है, अनुज की खिड़की भी बंद है, उस पर भी ताला लगा है। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे भाग्यवान, मुझे लगता है सबको हम पर शक हो गया है। हमें आज लगता है अपने घर पर ही सोना पड़ेगा, गर्मी में ही। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पूरे परिवार को अपने घर में ही गर्मी में सोना पड़ रहा था, क्योंकि बाहर सभी अपना दरवाजा टाइट लॉक करके सोते थे। ऐसे ही अगली सुबह कामनी अपनी बहू वानी को लेकर बाजार गई हुई थी। वहाँ जब औरतों ने कामनी को देखा तो उन्होंने कानाफूसी शुरू कर दी। उनकी बातें वानी के कानों में जा रही थी। अरे देखो, ये वही लोग हैं जो रात को दूसरों के घर में जाकर सो जाते हैं एसी की हवा लेने के लिए। बेचारी बहू पता नहीं क्या सोचकर इनके घर आ गई। अरे माँ जी, ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं और ये लोग आपकी तरफ इशारा कर कर हंस क्यों रहे हैं? अरे बहू, ये पागल हैं, तो सब्जी लेने पर ध्यान दे, इनकी फालतू बातों पर नहीं। तभी वानी सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है यार, पता नहीं, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। कभी मम्मी, कभी पापा, कभी अंजलि, आधी रात को ये सब कहाँ चले जाते हैं, मुझे पता लगाना ही होगा। वाणी का शक अब यकीन में बदलने लगा था। आज वाणी ने रात का खाना जल्दी ही बना लिया था। वह कामिनी के पास जाती है। माँ जी, मैंने खाना जल्दी बना दिया है, चलिए सब लोग खा लेते हैं। ठीक है बहू। अंजलि तू एक काम कर, ये फ्रूट ले जा और विमला के घर दे आ। जी मम्मी, मैं अभी देकर आती हूँ। जिसके बाद अंजलि बिमला के घर जाती है। बिमला रसोई में काम कर रही थी। बिमला आंटी, मम्मी ने ये आपके लिए गांव से ताज़ा फ्रूट्स भेजे हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। रुक, मैं भी तेरे लिए चटनी लेकर आती हूँ। मैंने पुदीना और प्याज की चटनी बनाई है, ये ले जाना आज। विमला जैसे ही रसोई में जाती है, अंजलि मौका पाकर खुद को सोफे के पीछे वाले बड़े पर्दे में छुपा लेती है। बिमला बाहर आती है तो उसे अंजलि वहाँ पर दिखाई नहीं देती। अरे ये क्या, ये लड़की कहाँ गई? शायद जल्दी में थी इसलिए चली गई होगी। ऐसे ही रात के 11:30 बज जाते हैं। कामिनी और रघुनंदन दबे पांव बिस्तर लेकर घर से निकल रहे थे। अरे जल्दी जल्दी चलो ना, तुम दोनों इतनी देरी क्यों कर रही हो? सुबह जल्दी उठकर वापस भी तो निकलना है ना। अरे आ रहे हैं जी, बस ये तकिया ले लूं, कहीं कोई आहट हो गई ना तो बहू जाग जाएगी। रघुनंदन की बात मानकर कामिनी और आकाश दोनों जल्दी जल्दी रघुनंदन के पीछे जाते हैं। तीनों बिना आवाज के घर से निकल जाते हैं और पड़ोसन बिमला के घर की तरफ चले जाते हैं। वानी खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। यह लोग इतनी रात को बोरिया बिस्तर लेकर पड़ोसी के घर में क्यों जा रहे हैं? बिमला के घर में अंजलि पहले से ही मौजूद थी। वह धीरे से बिमला के घर का दरवाजा खोल देती है और सभी पीछे से बिमला के घर में एसी वाले कमरे में चले जाते हैं। अपने ससुराल वालों की यह हरकत देखकर वानी के तो होश उड़ गए। इन लोगों की अकल तो मैं सुबह ठिकाने लगाऊंगी। अब वानी को पूरी रात नींद नहीं आती। वह हॉल में सोफे पर बैठकर सभी का इंतजार कर रही थी। सुबह होने पर सभी ससुराल वाले घर के अंदर आते हैं। वह देखते हैं कि वानी उनका इंतजार कर रही थी। तो ये है आप सबकी असलियत, आप सब लोग रात को पड़ोसियों के घर जाते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, बात कुछ ऐसी है कि हमें अपने घर में है ना गर्मी में नींद नहीं आती। हमारा एसी खराब हो रखा है ना, और उन सबके घर में एसी चलता है, बस यही बात है। बस क्या सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए आप लोग अपनी इज्जत दांव पर लगा सकते हैं? अगर कल को आपको पुलिस पकड़ कर ले गई तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले में वैसे ही हमारा मजाक बना हुआ है। अभी तक हम पकड़े नहीं गए हैं। अगर पकड़े गए ना तो माँ जी आप सब लोग है ना पुलिस थाने में ही मिलोगे। अरे बहू, मेरा ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है और गर्मी में मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। हम आकाश को भी तो अपने साथ इसीलिए लेकर जाते हैं ना, ताकि हमें कुछ हो ना जाए। अरे आकाश जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप इनको समझाने के बजाय इनका साथ दे रही हो।
अरे वानी, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। बात मेरे मम्मी पापा की सेहत की है और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर वो 2 घंटे शांति से सो लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है आकाश कि ये सब गैर कानूनी है। अगर आज से आप ये सब कुछ नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर में खाना नहीं बनाऊंगी। आप सबको ये सब बंद करना ही होगा। अरे भाभी, आप तो फालतू में रिएक्ट कर रही हो। इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको खाना नहीं बनाना है तो मत बनाइए, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद आकाश खाना बाहर से ऑर्डर कर लेता है। सभी खाना खा लेते हैं। सुबह के झगड़े की वजह से घर का माहौल काफी खराब हो चुका था। अरे भाभी, आप गुस्सा छोड़ दीजिए ना अब तो। चलिए हम सब मॉल चलते हैं, वहाँ आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। वानी अंजलि के साथ शॉपिंग मॉल आ जाते हैं। काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद वह अंजलि से परेशान होकर पूछ ही लेती है, अरे अंजलि, हमें आधा घंटा हो गया, हम यहीं टहल रहे हैं, अभी तक तुमने कुछ लिया भी नहीं है। अरे भाभी, मुझे कुछ लेना थोड़ी ना था, मुझे तो घर पे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए सोचा मॉल में जाकर थोड़ी एसी की हवा खा लेते हैं। तुम लोग सच में पागल हो चुके हो। अब मुझे समझ में आया कि मोहल्ले वाले तुम लोगों पर हंसते क्यों हैं। वानी को अपने ससुराल वालों की गर्मी में चुपके से पड़ोसन के घर में जाकर सोने की आदत काफी अजीब लगती है। वानी और अंजलि घर आ जाते हैं। माँ जी, बाबूजी, अगर आप दोनों ये अपनी आदत नहीं सुधारेंगे ना तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना है ऐसे ससुराल में। अरे बहू, तुझे जाना है तो जा, लेकिन हमें तो अपनी नींद प्यारी है ना। वानी को लगा था कि मायके जाने की धमकी सुनकर पूरे ससुराल वाले उसकी बात मान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के सभी लोग अब काफी सतर्क हो गए थे। अब वे अपने खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद करके सोते हैं ताकि पड़ोसी चुपके से उनके घर में ना आ जाए सोने के लिए, जिस वजह से कामनी और उसके परिवार को गर्मी में ही सोना पड़ता है। अरे बहू, हो जा खुश तू। अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना। अब हमें भी सड़ी गर्मी में सोना पड़ रहा है। कामनी की बातें सुनकर वानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वह रात गुजर जाती है। अगली सुबह पूरा दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन रात होते ही सभी की हालत काफी खराब हो जाती है। कामनी और उसके परिवार ने चुपके से पड़ोसन के घर के एसी में सोने की आदत अब तो जैसे मानो छोड़ ही दी थी। कामनी और रघुनंदन गर्मी में पसीने से तरबतर होकर रातों रात करवट बदलते रहते थे, लेकिन उन्हें कभी नींद अच्छे से नहीं आती। वहीं वानी उन्हें इस तरह परेशान देखकर काफी परेशान हो जाती है। तभी एक दिन, माँ जी, पिताजी, सुनिए, मेरे मायके वालों ने मुझे कुछ पैसे दिए थे जो मैंने अपनी बचत के तौर पर रख रखे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें उन पैसों से एक नया एसी खरीद लेना चाहिए। मैं डाउन पेमेंट कर दूंगी, बाकी की रकम हम ईएमआई पर चुका देंगे। कम से कम आप सब लोग आराम से सो तो पाओगे ना। वानी की यह बात सुनकर कामनी और अंजलि की आंखों में चमक आ जाती है। अरे बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। हमने तुझे इतना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी तू हमारे बारे में सोच रही है। थोड़ी ही देर के बाद पूरा परिवार एसी खरीदने के लिए एक बड़े से शोरूम में जाता है। शोरूम पहुंचने के बाद अंजलि की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वह एक एक एसी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी ठंडी हवा महसूस करने लगती है। अरे वाह भाभी, इस वाले एसी की हवा तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे अनुज भैया के कमरे में थी। क्या हम थोड़ी देर यहाँ और रुक सकते हैं? अरे, यहाँ हम एसी खरीदने आए हैं, मुफ्त की हवा खाने नहीं। जल्दी से एक मॉडल पसंद कर लो। अरे बहू, ये वाला मॉडल देख, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, हम यही ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद पूरा ससुराल एसी लेकर अपने घर आ जाता है। शाम तक एसी घर में सेट हो जाता है। इलेक्ट्रीशियन आकर एसी चालू कर देता है। पूरे घर में ठंडी हवा फैल जाती है। एसी की हवा में कामनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ भाई, है ना जान में जान। अरे बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अब हमें चोरों की तरह यहाँ वहाँ घुसना नहीं पड़ेगा लोगों के घरों में। वाणी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार। तुमने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली और हमें गर्मी से भी बचा लिया। इस तरह रघुनंदन और कामनी के परिवार की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है। पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठता है और ठंडी हवा का मजा लेते हुए खुशी खुशी रहने लगता है। इज्जत और सम्मान किसी भी सुविधा से ज्यादा कीमती होते हैं। गलत आदत शुरू में छोटी लगती है, लेकिन बाद में बड़ी बड़ी मुसीबत बन जाती है।